खैर मकदम स्वागतम एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दरसगाह। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मालूमात के साथ हाज़िर हूँ, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के मुतालिक मालूमात हैं। अज़ीज़ साथियों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है जिसकी ज़रिया तालीम उर्दू है, यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन उर्दू है। आपके सामने स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं, ये प्रॉस्पेक्टस है जो कि 2025-26 का फ्रेश प्रॉस्पेक्टस है, जिसमें एडमिशन के मुतालिक या यूनिवर्सिटी की दीगर मालूमात भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि एकदम फ्रेश है, अप टू डेट है, क्योंकि ये रिवाइज प्रॉस्पेक्टस है 2025-26 के एडमिशन के मुतालिक, यूनिवर्सिटी के मुतालिक। तो चलिए देखते हैं। अज़ीज़ साथियों, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हर साल मतअद्दुद स्टूडेंट्स मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही मोतबर यूनिवर्सिटी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शेड्यूल में कुछ डेट्स दिए गए हैं एडमिशन के मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन का। जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है एडमिशन के लिए, वो 11 अप्रैल को आ चुका था, जिस पर हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो अधूरी जानकारी होती है, उसमें उतनी सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, आपको प्रॉस्पेक्टस देखना ही पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना मैं प्रॉस्पेक्टस को ही सामने रख के आपको एक वीडियो बना दूं, ताकि जो नए लोग हैं उनको समझने में आसानी हो। ग्यारह अप्रैल को नोटिफिकेशन आया और 12 अप्रैल से जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे मेरिट बेस्ड हो या एंट्रेंस बेस्ड हो, सबके लिए फॉर्म ओपन कर दिया गया अप्लाई करने के लिए। यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम का मतलब होता है वो कोर्स जिसमें एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, और मेरिट बेस्ड वो प्रोग्राम, वो कोर्सेस हैं जिसमें आप अपने जो एकेडमिक मार्क्स है, मार्क्स के बेस पर मेरिट बनता है और एडमिशन होता है। यहाँ मेरिट बेस से मुराद वही है। फिर 13 मई को लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप का, किसके लिए? एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम जितने हैं उनके लिए, जिसमें पीएचडी प्रोफेशनल जो कोर्स है वो भी आएंगे, टेक्निकल, लॉ और वोकेशनल। यहाँ एंट्रेंस टेस्ट बेस का मतलब हुआ डीएलएड, बीएड, एमएड और पीएचडी, ये सभी प्रोग्राम में, ये सभी कोर्स में आप एडमिशन के लिए फॉर्म 13 मई तक भर सकते हैं। फिर 4 जून को मेरिट बेस पर जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 4 जून तक। एंट्रेंस बेस प्रोग्राम का जो एडिटिंग का डेट है वो है 21 और 22 मई तक। 2 दिन आपको एप्लीकेशन एडिटिंग के लिए दिया जाएगा। जितने भी एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम है, कोर्स है, उसको उसके लिए। इसके अलावा जो आपका दीगर कोर्सेज हैं उसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट 21 और 22
जून तक कर सकते हैं। जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है आपका, जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है उसमें आप 21 और 22 जून तक आप एडिटिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम में एडिटिंग 21 और 22 मई को कर सकते हैं, वहीं आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए एडिटिंग 21 और 22 जून को कर सकते हैं, यानी 1 महीने का फ़र्क है दोनों में। और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 31 जुलाई तक चलेगा। फिर यहाँ बहुत ही अहम जानकारी यहाँ नोट पॉइंट में स्टार करके दिया हुआ है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या दिया है, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द डेटा ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरी प्रोग्राम कैंपस एट्सेट्रा शall नॉट बी चेंज बाय द यूनिवर्सिटी एट एनी स्टेज। किसी भी मौके पर जब एडिटिंग का डेट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद किसी भी मौके पर यूनिवर्सिटी किसी तरह का चेंज या बदलाव नहीं कर सकती है। और यहाँ और एक अहम जानकारी दी गई है जो है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर चॉइस कैन नॉट बी एडिटेड। जो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर चूज करेंगे, एक तो होगा आपको एडमिशन के लिए सेंटर और एक होगा ईटी के लिए सेंटर, यानी एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर। तो ईटी के लिए जो सेंटर चूज करेंगे उसको यहाँ बदला नहीं जाएगा, बाकी सब में एडिट हो जाएगा। फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा, यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर फीस लिया जाएगा और किसी तरह से नहीं लिया जा सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस और की कैटेगरी के हैं, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट बेस प्रोग्राम के लिए आपको लगेगा 550 और मेरिट बेस के लिए 350। एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस सेम है, यानी उसी को आप रजिस्ट्रेशन फ़ी कहिए या एप्लीकेशन फ़ी कहिए। फिर आपका SC ST PWD OBC नॉन क्रीमिलियर वगैरह जो हैं उनको लगेगा 350 रुपया, और अगर मेरिट बेस पर अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको लगेगा 250 रुपया। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री के हैं तो आपको मेल फीमेल कुछ भी हो आपको 2500 रुपया एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे। एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट का शेड्यूल किस तरह है वो देख लेते हैं। तो कोर्स में है PhD, जिसमें उर्दू अरबी इंग्लिश हिंदी ये सब सभी सब्जेक्ट हैं, ये देख लीजिएगा। MTech DLED, इसके लिए 12 जून को FN यानी फॉरनून कहा जाता है 10 से 12 बजे तक, तो 10 से 12 बजे तक तो ये DLED MTech PhD ये 3 कोर्स में जो एडमिशन लेंगे उनका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा 12 जून को। इसके अलावा जो PhD है इस्लामिक स्टडी, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, कंपैरेटिव स्टडीज़, और इसके अलावा है M.Ed BTech, जिसका 12 जून को आफ्टरनून में यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को। फिर PhD B.Ed, इस 2 प्रोग्राम के लिए कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर ख़ास करके दिया गया है, जैसे सोशल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन स्टडी। इसमें जो PhD करेंगे, इसमें B.Ed में जो बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और BTech CS लिटरल एंट्री और मैथमेटिक्स, इनका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा 13 जून को FN में फॉरनून में, यानी कि 10 से 12 बजे के अंदर। फिर देखिए कि PhD में जो कॉमर्स है, एलाइड हेल्थ साइंस है, MLT मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डेकनी स्टडी और लॉ, इनका 13 जून को ही आफ्टरनून में हो जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियर, LLB, पॉलीटेक्निक, इनका भी 13 जून को हो जाएगा। इसके बाद
बीएड सोशल स्टडी और बीए एलएलबी ऑनर्स का जो है 14 जून को फॉरनून में होगा 10 से 12 बजे। पीएचडी में जो सोशल इंक्लूजन और लैंग्वेज टीचिंग इन मदरसा में जो लैंग्वेज टीचिंग है उनका पीएचडी प्रोग्राम के अंदर में जो सब्जेक्ट आते हैं उनका हो जाएगा तो आज 14 जून को। और इसके बाद 14 जून को ही आफ्टरनून में हो जाएगा जो एमबीए बीएड उर्दू इंग्लिश और हिंदी करेंगे। इसके अलावा पीएचडी में जो एजुकेशन उर्दू कल्चरल स्टडी और वुमेन स्टडी में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं उन लोगों को 14 जून को आफ्टरनून में हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ आफ्टरनून और फॉरनून का टाइम क्या दिया गया है। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे इसके लिए आपको यहाँ पर 29 सेंटर दिया गया है। इन्हीं सेंटर में से आपको चूज करना होगा, आपकी सहूलत के हिसाब से यहीं आपको टेस्ट देना है। लेकिन टेस्ट देने के लिए जो आप सेंटर चूज करेंगे वो सिर्फ टेस्ट के लिए होगा और एडमिशन के लिए जो आप सेंटर चूज करेंगे वो आपको एडमिशन का सेंटर अलग से चूज करना होगा। क्योंकि एडमिशन आपको पता होगा कि जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो मरकज़ है, जो हेड सेंटर है, हेड कैंपस है, जो मेन कैंपस आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसके अलावा 7 से 8 CTE है। CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, जहाँ पर हैदराबाद कैंपस के जैसे ही कोर्सेज वहाँ किए जाते हैं। लेकिन हैदराबाद कैंपस में सभी सब्जेक्ट, सभी प्रोग्राम, सभी पीएचडी हो, डीएलएड हो, एमएड हो, सभी के लिए वहाँ पर प्रोग्राम अवेलेबल है। लेकिन जो CTE है यहाँ पर सिर्फ बीएड के लिए आपको मौका मिलता है और एमएड के लिए मौका मिलता है। बीएड एमएड के लिए मौका मिलता है, बाकी डीएलएड और जो बाकी प्रोग्राम्स है उसके लिए आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस ही जाना पड़ता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ अहम जानकारी दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसमें इतनी सारी जानकारी होती नहीं है। जो नए लोग होते हैं उनको जानकारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी लोग पहले से एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या दिया गया? द कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट का जो आपको समय दिया गया उससे आप 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपको पहुंचना। ओनली दोज कैंडिडेट हु पासेस वैलिड एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID, कॉलेज आधार कार्ड वगैरह शॉल बी परमिटेड टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो और ID प्रूफ का मतलब जिसमें आपका फ़ोटो जिसमें है वो लेके जाना। तो ज़्यादातर 99% लोगों के पास तो आधार ही होता है, तो आधार लेकर के आप जाइए और एडमिट कार्ड लेके जाइए। और बाय चांस अगर आपको कुछ करेक्शन है, अगर आपको एडमिट के साथ अगर मैच नहीं कर रहा, नाम वगैरह कुछ मिस्टेक है, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता दिया गया है क्या क्या ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं आप, कॉलेज ID भी लेके जा सकते हैं। हम तो साथ में वोटर ID भी लेके गए थे, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, आधार और वोटर ID ही था। तो यहाँ पर तीसरा नंबर पर देखिए क्या कह रहा है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड इंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर कमेंस ऑफ इंट्रेंस टेस्ट टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड अ राइट टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनी अदर सेंटर एक्सेप्ट द सेंटर मेंशन इन द हॉल टिकट यानी कि आपका एडमिट कार्ड में आपको जो सेंटर अलाउड किया गया है उस सेंटर में ही आप टेस्ट दे सकते हैं। ये क्यों लिखा गया यहाँ पर वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि किसी सेंटर में 100 सीट का इंतज़ाम है और वहाँ पर 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे? वहाँ तो इंतज़ाम ही नहीं है।
तो आपको जो चूज़ किए हैं उस सेंटर को छोड़ के दूसरे सेंटर में भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप इस वहम में मत रहिएगा कि हम इंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म में हम तो आसनसोल दिए थे तो हम आसनसोल का टिकट अभी कटा लेते हैं, ऐसा नहीं। आप एडमिट कार्ड आने दीजिए, फिर देखिएगा कि एडमिट कार्ड में हमको कौन सेंटर मिला है, उस हिसाब से आप ट्रेन वगैरह का टिकट काटिएगा और देख करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि जो भरे थे वहीं पहुंच गए और पता चला मैनेजमेंट आपको दूसरी जगह दे दिया क्योंकि उस सेंटर में भीड़ ज़्यादा थी। तो याद रखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी reserve the right to the cancel change any of the examination center which will not be the decide the basis of the number of candidate that center in the event of the cancellation of center। वही बात हम अभी बता दिए कि अगर सीट का अगर दिक्कत हो तो यूनिवर्सिटी आपका सेंटर चेंज कर सकती है। द यूनिवर्सिटी 6 नंबर में shall not provide in the commencement of the travel allowance to the candidate appearing in the examination entrance test या इंटरव्यू। आप ये मत समझिए कि हम 300 या 500 रुपया दे दिए हैं, 550 या 350 रुपया दे दिए हैं, तब हम जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो उसमें हमको किराया का पैसा मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको खुद ही खर्चा करना होगा। डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की एंड रिजल्ट, कब आपको टेस्ट का आंसर की मिलेगा और कब आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो पहला जो टेस्ट का आंसर की आएगा वो 14 जून को आएगा। आप चैलेंज कर सकते हैं 15-16 तारीख को। जब आप चैलेंज कर लेंगे तो फिर दूसरा रिलीज कर देगा फाइनल आंसर की, जिसको आंसर की जारी कर देगा। जो फाइनल होगा वो 18 जून को कर देगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट PhD 23 to 26 के बीच आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, सिर्फ PhD को छोड़कर। PhD का कब दिया जाएगा तो 27 जून को दिया जाएगा। ये रिजल्ट की बात हमने की। अब यहाँ पर देखते हैं कि एडमिशन शेड्यूल किस तरह का होगा। तो एडमिशन शेड्यूल आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर बेसिक बात बता दे रहे हैं। एडमिशन शेड्यूल के लिए आपको वहाँ से मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर, जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे उसी पे मैसेज आएगा। इसीलिए आप रिचार्ज करके रखिएगा, वैसे ही नंबर दीजिए जो रनिंग है, जिसमें आप कॉल SMS करते रहते हैं, जिसको आप देखते रहते हैं, जो अप टू डेट है उसी को दीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से मैसेज आएगा। फिर तो वो तो फिर बाद की बात है, लेकिन थोड़ा हम बता दे रहे कि कैसे होगा। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, चाहे बीटेक हो, सिविल हो, CS हो या लिटरेट या MBA MCA, ये जितने प्रोग्राम हैं इसके लिए क्या किया गया है यहाँ पर 23 जून को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और रिलीज ऑफ लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, 25 को आएगा। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिर फी पेमेंट होगा 1 से 3 जुलाई के अंदर। तो ये 3 चरणों में 3 स्टेज पर ये एडमिशन का प्रोसेस चलता है। पहले फर्स्ट लिस्ट आएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर फी पेमेंट होगा। फिर जो सीट बच जाएंगे तो सेकेंड लिस्ट आएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर फी पेमेंट होगा, इसी तरह से। और जो थर्ड लिस्ट है, बहुत लोगों का नाम नहीं आता तो इंतज़ार करते रहते हैं। तो थर्ड लिस्ट देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ 2 लिस्ट तो आपको आ जाएगा, लेकिन थर्ड लिस्ट का आपको ज़रूरी नहीं है। वहाँ अगर आप बाई चांस अगर सीट बच जाता है तो बहुत लेट होता है थर्ड लिस्ट आने में। इन केस 2-10 स्टूडेंट का एडमिशन फिर थर्ड लिस्ट में भी आ जाता है। इफ़ नीड अराइज डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। अगर सीट बचा तो बाद में आपको यहाँ पर डेट दिया जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट का डेट दिया है, लेकिन थर्ड का नहीं दिया, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं। अगर होगा तो फिर बाद में डेट बताया जाएगा। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कुछ नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो इसी तरह का दूसरे कोर्स में भी है, कब क्या होगा वो तो खैर पता चल जाएगा। देखिए एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम जितना है उसका जो है कि एडमिशन शेड्यूल दिया गया है कि कब क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, सेकेंड लिस्ट कब आएगा और थर्ड लिस्ट कब आएगा, और कि कब वेरिफिकेशन होगा, कब आंसर की
लिस्ट आएगा, कब एडमिशन फ़ी पेमेंट होगा, कब वेरिफिकेशन होगा, वो देखिए। जैसे डीएलएड का 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगा 27 को, 2 जुलाई को आपको वेरिफिकेशन होगा, फ़ी पेमेंट 3 से 5 तारीख को कीजिएगा। एक बात यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये जो फ़ी पेमेंट है ना, जो फ़ी पेमेंट आप कीजिएगा तो ऑनलाइन कीजिएगा, और जो फ़ी पेमेंट कीजिएगा वो जो रिसीप्ट होगा, वो रिसिप्ट आप रखे रहिएगा, क्योंकि यही रिसिप्ट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप बनेगा। यही जो है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप बनेगा, और ये जो फ़ी पेमेंट का डेट है, यही डेट जो है कि आपका एडमिशन का डेट होगा। क्योंकि 2 साल जो आप वहाँ 2 साल या 3 साल 1 साल जो भी आप वहाँ पर कोर्स करेंगे, उस कोर्स में आपसे कई बार स्कॉलरशिप वगैरह का मैटर आएगा, या फिर अगला सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन डेट पूछता है। तो एडमिशन डेट ऐसा कुछ होता नहीं है ऑनलाइन में, जो फ़ी पेमेंट आप करते हैं वही डेट आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है कि हम एडमिशन जो है इस डेट को लिए थे, यानी कि जिस दिन आप फ़ी कटवाए थे ऑनलाइन। इसी तरह से एमएड का 25 को रिजल्ट आएगा, 27 को पहला लिस्ट, 2 जुलाई को दूसरा लिस्ट और वेरिफिकेशन, और 3 से 5 को आपका फ़ी पेमेंट होगा। इसी तरह से बीएड का भी अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि इतना सारा प्रोग्राम है, इतना सारा सब्जेक्ट है, इसमें बताना मुश्किल है। अगर आप मानू के ऑफिशियल वेबसाइट जो है manu.edu.in, जो भी है मानू की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा कर के इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा अपने फ़ोन नंबर के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे ये प्रोस्पेक्टस। या अगर आपको प्रोस्पेक्टस में ढूंढने में दिक्कत होगी तो आप हमसे बताइए कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आगे देखते हैं। देखिए, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन एडमिशन अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें किस तरह से प्रोसीजर क्या किया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल बी रिलीज एज पर द शेड्यूल के मुताबिक रिलीज कर दिया जाएगा। विल अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट गिवन दियर आईडी। आप जो सर्टिफिकेट का जो मार्क्स वगैरह जो डिग्री वगैरह दिए हैं उस चीज़ का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो डेट दिया गया है उस डेट के हिसाब से। जो भी आप वहाँ जानकारी दिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में हूँ, मैं ओबीसी हूँ, जो भी है आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर, जो वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेन जानकारी यहाँ से, प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए सब्जेक्ट लैंग्वेज और मीडियम और 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द मानू। यानी कि कह रहा है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, यही सबसे मेन मुद्दा है यहाँ एडमिशन का। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेन जो ज़रूरत है वो क्या है, वो है उर्दू। आपको जो है कि उर्दू किसी न किसी जगह में, या तो मैट्रिक में, या तो इंटर में, या ग्रेजुएशन में, या इसके अलावा कोई भी कोर्स जो जिसमें एक सब्जेक्ट उर्दू हो और उसमें आप पास हो, उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू आप पढ़े हुए हों, तो आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। या मदरसा कोर्स में अगर मानू से आप किए हैं कुछ, जहां आप एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़े हुए हैं, तो आपको वो एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेंगे। क्योंकि मानू में एडमिशन का मेन जो बेस है, जो आधार है उसका, वो है उर्दू। यानी उर्दू एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन कहीं भी हो। अगर आप उर्दू किसी जगह नहीं पढ़े कभी, या आप पढ़े हैं आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये सबसे पहला जो है कि इसका पैमाना है। दूसरा, 10th 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन मार्कशीट ज़रूरी है।
और ये उर्दू का प्रूफ ज़रूरी है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन व्हेन एवर इज एप्लीकेबल, मार्कशीट क्वालिफिकेशन का चाहिए अगर ज़रूरत है तो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये नहीं है, जो ज़रूरी है उसमें स्टार दिया हुआ होता है, इसके बिना एडमिशन ही नहीं होगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए, यानी कि जहाँ से आप लास्ट कोर्स किए हैं वहाँ से माइग्रेशन आपको निकलवाना होगा, हम भी निकलवाए थे। तो वैलिड कैटेगरी, और आप पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा अगर अप्लाई किया हुआ नहीं है, क्योंकि आप अचानक एडमिशन का डेट आएगा और आप माइग्रेशन ढूंढिएगा तो यूनिवर्सिटी तुरंत आपको निकाल के नहीं देती है, फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपको, इसीलिए आप पहले से अप्लाई कर दीजिएगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ़ एप्लीकेबल। कह रहा है कि इफ़ एप्लीकेबल का मतलब अगर ज़रूरी है तो अगर ज़रूरी है तो ज़रूरी तो है ही। अगर आप OBC में भरे हैं, आप ST SC EWS में भरे तो ज़रूरी है, आप भरे हैं तो ज़रूरी है, नहीं भरे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना एडमिशन ही नहीं होगा। आप SC ST OBC में अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन या अपलोड सर्टिफिकेट के टाइम वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको किसी कैटेगरी में अगर सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट में अगर प्रॉब्लम है तो हम तो बोलेंगे कि आप जनरल से फॉर्म भरिए, क्योंकि हम OBC है लेकिन हमने जनरल से फॉर्म भरे थे। क्यों? इसलिए कि हमको सर्टिफिकेट उस वक्त बना नहीं था मेरा OBC का, तो हम जनरल से भरे थे। जनरल से हम सिलेक्ट हुए थे रैंक 7 में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट है उसी में आपका जो है कि ST SC OBC EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेट या और कोई फॉर्मेट नहीं, जो फॉर्मेट सेंट्रल का है उसी फॉर्मेट में आपको OBC ST SC EWS होना चाहिए। ये बात ये एकदम ध्यान रख लीजिए। और उर्दू वाली बात, और ये सर्टिफिकेट OBC वगैरह का जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वगैरह, ये दोनों ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट के फॉर्मेट में नहीं। उसके बाद एक चीज़ और ज़रूरी है, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट PWD चिल्ड्रेन और आर्म पर्सनल स्पोर्ट्स। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD है, तो आपको वो भी, आप अगर वो मेंशन करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर आपको एक बोनाफाइड देना होगा जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, जहाँ से आप लास्ट पढ़ चुके थे जिस कॉलेज से। ऑन द डे ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अलर्ट ऑन द अवेलेबल ऑफ रिस्पॉन्स फॉर एनी क्लैरिफिकेशन शुड बाय द डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन टीम। जिस डेट को आपका वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है उस डेट को आप अलर्ट रहिएगा। अलर्ट रहिएगा मतलब आप मोबाइल का मैसेज वगैरह देखते रहिएगा, क्योंकि अगर उस दिन कुछ अगर दिक्कत हुआ तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मैसेज आए और आपसे क्लेरिफिकेशन मांग ले। अगर उनको कुछ सर्टिफिकेट में दिक्कत दिखेगा तो वो आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप डेटा डालते टाइम ध्यान से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आप वहाँ अगर कुछ फॉल्ट छोड़ देते तो टेंशन सर दर्द आपका ही होने वाला है। रिस्क क्यों लेना, जो बात है वो बात आपको क्लियर करना है। हमको पता है कि सब लोग अच्छा ही डेटा देना चाहते हैं, लेकिन गलती कहाँ होता है कि हम जाते हैं कहाँ, तो हम जाते हैं कैफ़े, और कैफ़े में जा कर के हम फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वो लेते हैं 50 से 80 रुपया। तो उनको तो 50 से 80 रुपया का काम फिनिश करके आपको प्रिंट आउट दे देना है, यही उनका काम है। आपके लिए हो सकता है कि करियर का सवाल है, लेकिन उसके लिए तो 50 से 80 रुपया का सवाल है। आप बाद में उसको जाके 2-4 बात कहेंगे, वो सुन भी लेंगे, हो सकता है कि आपको उल्टा आप ही को दोषी ठहरा देंगे कि आप पढ़े लिखे हो करके जानकारी लेके नहीं आते हैं। हम लोग को क्या पता, हम लोग तो सिर्फ फॉर्म अप्लाई करते हैं। जिस तरह आप लोग कहते हैं, हम लोग हर वेबसाइट को खंगाल के थोड़ी देखते हैं कि कौन क्या मांग रहा है, कहाँ किस नोटिफिकेशन में क्या डिमांड है। तो आपको रेडी होके जाना होगा। आप घर में बैठ कर के ऑनलाइन देख लीजिए किस तरह से फॉर्म फिलअप वगैरह हो रहा है। जैसे कि हम फॉर्म फिलअप करते थे तो हम तो जहाँ से फॉर्म फिलअप करते थे हम पहले ही स्टडी कर लेते थे कि किस तरह से कौन चीज़ से अवॉइड करना है, कहाँ पर ध्यान देना, और सामने बैठ के कराते थे, और वो जब कहते थे तभी हम जाते थे। ऐसा नहीं कि आपको जब फुर्सत हुआ चले गए और जाके फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ दुकान में भीड़ है, तो अब तो हड़बड़ी में हो जाएगी गड़बड़ी, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगला 6 नंबर में कह रहा है
अच्छा 5 नंबर में यहाँ कह रहा है कि अच्छा यहाँ और भी बात है, इन केस एनी कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी ऑफ अपलोडिंग सर्टिफिकेट मे बी सेंड द ईमेल manu@edu। अगर आपको अगर कैंडिडेट अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए, तो आप इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं कि हमको सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको अपलोडिंग करने में दिक्कत हो रही है। तो वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा या आपकी बात को नोट कर लिया जाएगा। तो फिर 5वां नंबर में कह रहा है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑप्शन विल बी। तो आप जब सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा तब आपको जो है कि वो पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तब आप जा कर के पेमेंट कर सकते हैं अपना रोल नंबर जो भी है सब्सिडी डाल के। उससे पहले आप नहीं कर सकते जब तक वहाँ से ओपन नहीं करेंगे। फिर आखिरी 6 नंबर में कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन टू एप्लीकेशन। यानी कि आप जो पे करेंगे ना, वो पे करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के एडमिशन एप्लीकेशन पर जा कर के पे वाले ऑप्शन पे जा कर के आप, यानी कि आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन को वहाँ से आपको पे करना होगा। वही बात यहाँ पर उन्होंने एक शेड्यूल बना कर कह दिया कि किस तरह से एडमिशन होगा। तो सबसे पहले सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, फिर आप टेस्ट दीजिएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट ऑनलाइन पेमेंट और अलॉटमेंट सीट होगा और पेमेंट होगा, और लास्ट में आप कॉलेज चले जाइएगा जहाँ पर आपका एडमिशन होगा। वहाँ सीधा आपको राशन पानी सब ले कर के जाना होगा, सिर्फ हैदराबाद को छोड़ के, क्योंकि हैदराबाद में हॉस्टल की सुविधा है। हैदराबाद में हॉस्टल की सुविधा है, लेकिन याद रखिएगा हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलने वाला। जिसका रैंक अच्छा रहेगा उसी को हॉस्टल वहाँ मिलेगा, लेकिन उसका चार्ज भी लगेगा। ऐसा नहीं कि हॉस्टल फ्री में मिलेगा। एडमिशन शेड्यूल 2025-26 फॉर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। अब मेरिट बेस्ड प्रोग्राम का भी यहाँ शेड्यूल दे दिया गया है, जो कि आपको खुद ही देखना होगा। फिर पीएचडी का भी यहाँ पर डेट दे दिया गया है, कब क्या करना है। पार्ट टाइम प्रोग्राम जितने हैं उसके लिए यहाँ पर दे दिया गया है कि रिजल्ट कब आया, पेमेंट कब होगा, सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो आपको खुद देखना होगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में दिया है कि किस तरह एप्लीकेशन खुलेगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर कैसे डेटा अपलोड कीजिएगा, एड्रेस और गार्जियन का डिटेल कैसे दीजिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड कीजिए, सब चीज़ दिया हुआ है। जब एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। वो आप ऑनलाइन एक बार मोबाइल से अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उतना चीज़ बताना मुश्किल है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से हो जाती है वहाँ फॉर्म फिलअप। तो ये थी आज की बहुत ही अहम जानकारी। जो भी उम्मीदवार चाहते हैं कि हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीएचडी करेंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में किसी अहम जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।